रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा विशेष कार्यक्रम नोएडा 2021 यह नोएडा के 45 वर्ष पूरे होने पर विशेष सीरीज के रूप में उन लोगों के लिए समर्पित है जो नोएडा को शुरुआती दौर से जानते हैं। उनकी जीवन यात्रा, उनकी यादें हम श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं। आज इस कड़ी में नोएडा के जाने माने उद्योगपति डॉक्टर विनय भास्कर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो शुरुआती दौर से नोएडा से जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे उनकी शुरुआती यात्रा। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने पहली बार नोएडा का नाम सुना और आप पहली बार जब नोएडा में आए थे, उन यादों को आज शेयर कीजिए, क्योंकि नोएडा 45 वर्ष का हो गया है। तो आपको अच्छा लगता होगा जब कोई छोटा बच्चा जब पूरा प्रौढ़ समय में पहुंचता है, तो कैसा लगा सर? हाँ, पुरानी बातें हैं। जी जी जी। सबसे पहले मैंने जब नोएडा का नाम सुना तो वो एक 18 बाई 18 के कमरे में जी दिल्ली में एक अधिकारी थे, उनके दफ्तर में सुना। और उन्होंने तब ये इसका नाम नोएडा नहीं था जी, तब इसको न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बोलते थे। और उन्होंने कंसीव करके बताया कि ये हम बना रहे हैं और मकसद इसका ये है कि जो दिल्ली में नॉन कंफर्मिंग एरियाज में इंडस्ट्री हैं या जो नई आनी चाहती जी, उनके लिए ये विकसित किया जाए और ये ओखला में यमुना के उस पार होगा जी। मुझे शायद उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि मैं यमुना के दिल्ली के पार का रहने वाला था, दिल्ली की तरफ। अच्छा। और बचपन से ही मैं समझता हूँ हर सप्ताह पानी में यमुना को तैर के पार करता था और नोएडा में आता था। अच्छा, मतलब जो भी क्या बात कर रहे हैं सर? ये था जो भी ये जगह थी। अच्छा। और हिंडन और यमुना नदी के बीच में जी तो पानी ही पानी था। इक्का दुक्का कोई गांव थे और बहुत छोटे थे, कुछ घर कह सकते हैं, गांव तो नहीं कह सकते। जी जी जी। और पूरे वर्ष ही पानी रहता था। हाँ, कुछ वर्ष हम नहीं आते थे जब पानी अधिक होता था, यानी बाढ़ होती। जी 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 जी। तो आज के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आज इस बीच की जमीन बिल्कुल सूख चुकी है और यहाँ पे पूरा एक नगर बसा हुआ है, जबकि पहले यमुना और हिंडन नदी के बीच में सिवाय पानी के और कुछ नहीं था जी। मैं तब से जानता हूँ, लेकिन पहली बार इस नक्शे को देखने के बाद जब मुझे नोएडा दिखाया गया जी, तो उस समय निजामुद्दीन का पुल बना नहीं था। अच्छा। लेकिन काम शुरू हो चुका था। तो रिंग रोड के उस पार खड़े होके जी एक विलीज की जीप की छत पे चढ़ के मुझे बताया गया कि वो जो सामने रेत दिखाई दे रही है ये नोएडा होगा। अच्छा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निजामुद्दीन रिंग रोड की तरफ से अगर आप एक जीप की छत पे चढ़ के देखेंगे नोएडा जी जी, तो आपको कैसा नोएडा दिखा होगा? क्या दिखाई देगा वहाँ? तो ठीक वैसा ही नोएडा मुझे जितने वर्ष पहले मैंने देखा था उतने वर्ष आज भी उतना ही याद है। क्या बात है। बहुत अच्छा एक नजारा था। जी जी जी। और वहाँ से शुरुआत हुई जी। तो जब इंडस्ट्री के लिए आप गए थे तो इंडस्ट्री का इरादा था या आपको जो भी अधिकारी रहेंगे उन्होंने कन्विंस किया तब आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, या जिस तरीके से कैसे आए आप नोएडा में पहली बार? देखिए, नोएडा जब शुरू हुआ जी तो लोग नोएडा आना नहीं चाहते थे क्योंकि दिल्ली शहर में यमुना पार एक लफ्ज था जो जिसका मतलब कुछ और था। अच्छा। और मतलब वो ये सोचते थे कि जो दिल्ली यमुना के उस तरफ है, यानी जो दरियागंज की तरफ या चांदनी चौक की तरफ या कनॉट प्लेस की तरफ है, वो दिल्ली जो है वो एक अलग विकसित तरीके से है और जो यमुना पार का दिल्ली है वो अभी विकसित होना रहता है, उसका विकास होना है। तो उसमें एक मुहावरा टाइप था जी 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 कि आप यमुना पार रहते हैं कि आप यमुना के इस तरफ रहते हैं। तो वो एक बायस, क्योंकि मैं दिल्ली का पैदाइशी हूँ जी जी जी, और दिल्ली में ही रहा, तो एक मैं बायस शब्द तो वैसे क्रूर है लेकिन सच्चाई यही है कि वो बायस ही थी उस समय बचपन में जी। एक बायस होती थी यमुना पार की। मतलब वो प्रयोग इस तरह से की जाती थी जी जी। ऐसा नहीं था कि कोई घृणा थी किसी को, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो एक तरीका था बताने का जी जी जी। मैं वहाँ रहता हूँ और या मैं वहाँ का रहने वाला हूँ या मैं वहाँ जा रहा हूँ
जी जी जी। दिल्ली में मैं अगर चांदनी चौक से कुतुब जाता था तो मैं ये कहता था मैं कुतुब जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं दिल्ली से शाहदरा जाता था तो मैं ये कहता था मैं जमुना पार जा रहा हूँ। बिल्कुल अलग परिभाषा थी। शाहदरा नहीं कहता था जी जी जी। तो या गाजियाबाद नहीं कहता था। तो वो इस बायस के साथ मुझे जब बताया गया तो नोएडा को लेने वाले लोग नहीं थे कुछ, कोई इच्छुक नहीं थे लोग आने को जी। और मैं जो कि यंग था और मुझे समझाया गया कि भाई आप नोएडा में चले, आप लगाएं फैक्ट्री, ताकि एक जगह शुरू करेगा तो और भी करेंगे। मेरा परिवार ऑलरेडी इंडस्ट्री में ही था और दिल्ली में काफी नामी था, तो वो कुछ ऐसे लोगों को शायद ढूंढ रहे होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। और मैंने उस समय जो IAS अधिकारी थे मिश्रा जी जी, उनका जब पहला दफ्तर था वो एक जीप में था। जीप में? हाँ, एक 4 पहिए की जीप थी जिसमें वो बैठते थे और एक उनके असिस्टेंट होते थे, टाइपिस्ट, और एक पानी की ट्रे होती थी, कैंपा कोला की कुछ बोतलें होती थी ठंडी पिलाने के लिए, उन दिनों कैंपा कोला होती, और वही दफ्तर था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अच्छा एक कारण बताएं, मैं क्यों जाऊँ नोएडा, मतलब क्या है वहाँ पे क्या बना रहे हैं कि मैं दिल्ली शहर को छोड़ के वहाँ जाऊँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक चीज याद रखना, देखिए वो बात मैंने तब मुझे समझ में नहीं आई लेकिन अब समझ में आती है कि बड़ी महत्वपूर्ण थी जी। उन्होंने कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप नोएडा आओ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे वहाँ। मैंने कहा क्या सीखेंगे? तो उन्होंने कहा एक तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि आशा किसी से कभी मत करना। हाँ। और जब आशा नहीं करोगे तो आपको कभी निराशा ही नहीं होगी जिंदगी में। वाह वाह, क्या बात है सर। और जब निराशा नहीं होगी तो आपको कभी किसी से दिलाशा की या तसल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कितनी बड़ी बात कही सर। तो मुझे ना वो बात मेरे दिमाग से उतर गई, पर मुझे उनके शब्द याद रहे। जी जी जी। और मैंने ये सोचा कि ये जो कह रहे हैं, चलिए इसमें कुछ तत्व जरूर है कि बिना एक्सपेक्टेशन के कहीं जाएंगे तो शायद हम कुछ सीख जाएंगे, तो चलते हैं। मेरे घर वालों ने काफी मेरा मजाक बनाया, मैं क्यों जा रहा हूँ, या मैं आधा बेवकूफ तो शायद उनको पहले भी लगता था, पर अब उनको पूरा लगने लगा कि मैंने क्या आइडिया दिया। अच्छा। और सच में जब नोएडा में आए तो यहाँ सड़क भी नहीं थी। पहली बार तो मैं घोड़े से चल के आया, पुष्टा की रोड से। घोड़े से? घोड़े पे चल के आया। पुष्टा की रोड बहुत छोटी थी, आने का रास्ता नहीं था कुछ, और अभी सड़कें बनी नहीं थी, और चिल्ला रेगुलेटर को क्रॉस करने की भी कोई जगह नहीं थी। तो छोटा सा लकड़ी का शायद पुलिया टाइप की होगी, तो मुझे ध्यान नहीं है। बहुत लंबा रास्ता था, बिसरत और दादरी होते हुए कहीं से आना हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला वो था, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब इंडस्ट्री भी लग गई तो ना सीवर था ना पीने का पानी था। दिल्ली शहर से आओ तो वहाँ तो देखिए, जहाँ मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ वहाँ तो सड़कों पे नल होते थे, उसी पानी को हम पीते थे। बिल्कुल। और स्कूल में भी वो नल का पानी आता था, ये वाटर फिल्टर वगैरह तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। और नोएडा में जब आए तो पानी तो था यमुना का, लेकिन पीने को कुछ नहीं था। नालियां नहीं थी, सीवर नहीं था, आने जाने के साधन नहीं थे, दूर संचार नहीं था, लेकिन एक अपनापन था। एक वो बात याद रहती थी कि भाई किसी चीज की उम्मीद मत रखो। तो बिना उम्मीद के आए थे हम लोग, और वो जब बिना उम्मीद के आए तो किसी चीज का कोई बुरा ही नहीं लगता था। बिल्कुल सही बात। अगर दिन में मजबूरी में बाथरूम भी जाना होता था तो वो अपने एक दो इंडस्ट्री वालों के साथ एक पिकनिक होती थी, एक दूसरे फोन तो थी नहीं उनके यहाँ जाके कि भाई मैं पटपड़गंज बाथरूम जा रहा हूँ, चल रहा है क्या? जैसे कि आप कॉलेज में कहते थे कि रीगल सिनेमा में कॉफी पीने चलना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तब ये वाला माहौल था। लेकिन बहुत अच्छे दिन थे, मुझे उसने बहुत कुछ सिखाया, उसने सब कुछ बता दिया कि विच्छिन्नता जो है जी, अटैचमेंट कितनी आवश्यक है जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल।
और वो डिटैचमेंट मतलब लगाव होना चाहिए, लेकिन लगाव के साथ अलगाव भी होना चाहिए। तो वो चीज यहाँ आके हमने बहुत सीखी और धीरे धीरे नोएडा बसा। अब तो आपके पास रूप है। हाँ बिल्कुल, नहीं वट वृक्ष बन चुका है, लेकिन आपको ये लगता है कि जिस प्रोग्रेस में उस समय सोचा गया था कि नोएडा का ये स्वरूप होगा, जो आपको उस समय बताया गया होगा, तो आज नोएडा कितना अलग है 45 साल में? और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपके दिमाग में कि काश नोएडा में ये चीज भी हो जाए तो और बेहतर होगा। देखिए, वो जमाना एक जेनेरिक जमाना था, उसमें जेनेरिक चीजें होती थी सब। जी। मैं उदाहरण से देता हूँ कि एक MBBS डॉक्टर होता था, वही सब कुछ करता था। आपको कोई तकलीफ होती थी तो आप फैमिली डॉक्टर के पास जाते थे और पूरी फैमिली जाती थी वहाँ, और वो हर मर्ज की दवा वो करते थे। बिल्कुल, और उस पर भरोसा भी रहता था। भरोसा रहता था, लेकिन धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई। तो जब नोएडा बसा तो यहाँ पे भी जेनेरिक अप्रोच थी सारी। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आज के संदर्भ में जब अमेरिका जैसे मुल्क में अब ये कहना शुरू हुआ है कि भाई MBA जो जेनेरिक है उसकी अब इंडस्ट्री को जरूरत नहीं। अच्छा, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। और मेडिसिन में भी देखिए स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, कान का अलग, नाक का अलग, कान में भी सुनने वाला अलग, टिक्टाइनाइटिस का अलग। तो लेकिन जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो जेनेरिक ही रहा तब से और अभी भी जेनेरिक है। उसमें सुपर स्पेशलिटी नहीं है अभी तक। उसमें सुपर स्पेशलिटी आई नहीं, तब तो खैर थी नहीं, लेकिन अभी भी नहीं आई। तो मुझे अब ये ऐसा लगता है कि उस समय जो हमारे जो पॉलिसी मेकर थे उनमें कोई टाउन प्लानर होने चाहिए थे, उसी पावरफुल ट्रेड के, जिस पावरफुल के ब्यूरोक्रेसी IAS ऑफिसर होते थे। ऐसा नहीं कि टाउन प्लानर नहीं थे, पर वो टाउन प्लानर जो थे उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर उतनी नहीं थी, क्योंकि लेंस तो एक IAS अधिकारी का था। जी 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 जी। और IAS जो था वो जेनेरिक होता था। शायद आज भी जेनेरिक है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ मुझे नहीं पता, हो सकता है आजकल स्पेशलाइज होते हो, पर उस समय तो खैर कम से कम नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं पीछे सोचता हूँ कि हमने शायद इसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया कि बहुत सी स्पेशलाइजेशन उस समय अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती थी। और नोएडा की बहुत सी, जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, देखिए आज में हर घर में फिल्टर का पानी लोग पीते हैं। जी जी जी। ऐसा क्यों? हम साफ पानी क्यों नहीं दे पाते? पहले हैंडपंप का पानी पीते थे आदमी, और नॉर्मल जो ही टोटी वगैरह है उनका पानी पीते थे, लेकिन अब सबने RO वगैरह लगा लिए, बड़ा दिक्कत हो गई। हाँ, तो ऐसा क्यों? सिक्योरिटी गार्ड नाम की कोई चीज नहीं होती थी हमारे स्कूल में, तो कभी हमें तो पता नहीं था गार्ड भी कोई होता है। जी जी जी। अब तो आप घर के हर कमरे के आगे गार्ड रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किस चीज से हम इनसिक्योर हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब कुछ हमने ने गलतियां की होंगी कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, अदरवाइज हमें सिक्योरिटी क्यों चाहिए? हमने क्या गलत काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वही चीज का, सब काम की आशा मत करो, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जी जी जी। तो यहाँ जो भी आया उसने ये बहुत उसको फायदा हुआ कि उसने पानी का भी खुद सॉल्व किया, बिजली भी खुद की, जनरेटर उसने लगाए, उसने सड़क का भी उसने रास्ता बनाया, बसें भी वो, अब हमें याद है कि बस नहीं आती थी तो हम DTC के चेयरमैन के यहाँ जाके बैठते थे कि भाई साहब यहाँ बस चला दो। तो फिर यहाँ के अधिकारी से बोलते थे कि भाई साहब इसको जमीन दे दो। तो लेकिन वो एक माहौल था जी। और वो माहौल मैं जरूर मिस करता हूँ, वो मुझे आज नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे IAS अधिकारी थे जो आज भी नोएडा में हैं, अब रिटायर हो चुके हैं जी, और जो उस समय यहाँ पे पॉलिसी मेकर थे। वो मुझे अक्सर बुला के कभी मिलते थे तो ये पूछते थे कि भाई आपको कुछ फायदा भी हो रहा है यहाँ काम करके कि नहीं? ये प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी पूछता है किसी। बिल्कुल, आज के अधिकारी अगर वही पूछने लगेंगे तो पता लगेगा कि उनके अंदर कुछ ना कुछ संवेदनशीलता है। और वो इतने भावना से मतलब समझाने की कोशिश करते थे उस समय कि भाई देखो अल्टीमेटली तो आपको कुछ बचना चाहिए ना, तो उसको भी ये बताओ हमसे क्या चाहते हो। तो और आउट ऑफ द वे जाके वो
मदद करते थे। मतलब आउट ऑफ द वे का मेरा मतलब ये कि ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ द वे करते थे, आउट ऑफ द वे का मतलब है कि वो इतनी सिंसियरिटी से करते थे कि हमें कभी कभी लगता था कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास यार इन्होंने झट से सॉल्व कर दी जी। और उसके बाद कभी कभी मजाक भी करते थे वो हमसे, यार तुम प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को बताते नहीं, हमें पूछना पड़ता है क्या प्रॉब्लम है। तो वो एक माहौल था, अब शायद वो माहौल नहीं है। पहले अपनापन था पहले आपस में, बहुत जबरदस्त जी। और हम किसी चीज को बुरा नहीं मानते थे, फोन नहीं थी तो हम कुछ किसी को शिकायत नहीं करते थे, फीवर होता तो हम किसी को कुछ कहते नहीं थे, हम उसी में खुश थे क्योंकि हमें आने से पहले ही पता था कि ये कमियां हैं और हमें दूर करना है। एक बात सर लगता है कि टाउन प्लानिंग में शायद जो इंटीग्रेशन होना चाहिए था जी, जो इस शहर का एक कैरेक्टर बनना चाहिए था, एक अपनापन जो होना चाहिए जी, वो शायद कहीं खो गया। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है जो नौजवान है आज के उनको लगता हो कि नहीं है, और क्योंकि मेरे बहुत से साथी बिछड़ गए तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, ये भी हो सकता है जी। पर ऐसा मुझे लगता है कि उस समय का अपनापन बहुत बहुत ही जबरदस्त था, और जैसे जैसे ये टाउन बढ़ा उसने अपना कैरेक्टर को डिफाइन नहीं किया। तो आपकी राय में सर ऐसा कोई चीज, ऐसा सेंटर बनना चाहिए आज की डेट में भी जो हमारे पुराने लोग मिले और नई जनरेशन मिले और एक उनको मंच मिले और एक सांस्कृतिक रूप से कोई शहर में नई विधा विकसित हो, कोई आपके इस तरह का विचार हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो नई पीढ़ी है जी, उसके पास समस्याएं जो है वो नहीं है। उनके पास आज सीवर की समस्या नहीं है, उनके पास पानी, ठीक है पानी साफ नहीं मिलता, आज आप नल का नहीं पी सकते, आपने फिल्टर लगा लिया, आप पी रहे हैं, लेकिन उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और उसको लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है, ये भी कोई सब्जेक्ट है कि पानी साफ होना चाहिए, मैंने पानी कर तो लिया था जी। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कुछ बातें जो है उनके लिए आज रेलेवेंट होंगी या हम उनको कुछ योगदान दे पाएंगे जी। पर हाँ, एक चीज जरूर है कि हम उनको ये जरूर समझा पाएंगे कि भाई जो एक इंसानी रिश्ता है जी, वो किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी सोसाइटी में बहुत जरूरी है जी। देखिए, हम सब एक सा नहीं हो सकते, एक साथ कमा खा नहीं सकते, लेकिन हम सबके पास, जितने भी लोग एक शहर में रहते हैं, उनके पास सफिशिएंट तो होना चाहिए जी। वो गैप इक्वल नहीं हो सकता। तो हम कहीं विद इन नोएडा भी आप देखते हैं कि गांव है जी। वो गांव क्यों नहीं नोएडा जैसे बसे? बिल्कुल। उनमें हमारे जैसी ग्रोथ क्यों नहीं हुई जो कि सेक्टरों में है, हमारे से मेरा मतलब जो सेक्टरों में क्यों? क्योंकि अगर हम उनको अपने साथ नहीं करेंगे जी तो फिर कई किस्म की समस्याएं पैदा होंगी जो नई होंगी। बिल्कुल। तो नई पीढ़ी से तो मुझे यही कहना है कि आप ग्रो करें, आप जरूर ग्रो करें, आप और मेहनत करें, आपको नए चैलेंजेस हैं जो शायद हमें नहीं जी, पर सबसे जरूरी है कि आप पढ़ें जी, आप किताबें पढ़ें। नोएडा में इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, सेक्टर 15 में लोकमंच ही शायद चलाता है जी, और वहाँ जाके आप किताब देखिए। व्हाट्सएप पढ़ना या टेलीफोन पे पढ़ना या एक आर्टिकल, लेख पढ़ना जर्नलिज्म का, उसे आप एक बार पढ़ते हैं, लेकिन किताब को तो आप बार बार पढ़ते हैं ना, लिटरेचर। बिल्कुल। तो लिटरेचर को पढ़ना बहुत जरूरी है लोगों को, और पढ़ने के बाद उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज के हर वर्ग को उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते आपको बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके पास इतनी तरह की समस्याएं आ जाएंगी कि आप फिर उनमें उलझ जाओगे और जो प्रगति है वो रुक जाएगी जी। तो उस तरह का कोई अगर आपको लगता है कि ऐसा मंच हो जहाँ के लोग सुने, पर फिर वही बात है कि देखिए, हमें भी लगता था जब हम लोग 20-21 साल के थे कि भाई हमारे माँ बाप जो फैसला करते हैं वो अक्सर गलत करते हैं, बहुत समय लेते हैं, लेकिन अब 70 साल में आके हमें लगता है कि नहीं यार, इतना समय तो लग ही जाता है। बिल्कुल सही। और कभी कभी फैसले गलत हो भी जाते हैं, और आमतौर पे हमने ठीक ही फैसले किया है। बिल्कुल। तो अब नोएडा में आके तो हमने ठीक ही फैसला किया है।
जी। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि बहुत से फैसलों को सोच के किया जाता है, उसमें विचार करना चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये दायित्व जो वेल ऑफ सोसाइटी है नोएडा की, जो इंडस्ट्री वाले हैं या जो अच्छे सेक्टरों में रहते हैं, अच्छे नौकरी पेशा लोग हैं, अफसर हैं, और यहाँ तो टैलेंट का एक समुद्र है पूरा। बिल्कुल। अगर आप रिटायर्ड लोगों की कैपेबिलिटी देखें तो मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटे से दायरे में इतना बड़ा टैलेंट बैंक है। बिल्कुल आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर अपनी यादें शेयर की, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा और नोएडा के अतीत में दोबारा कुछ पल बिताने में भी काफी मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे नोएडा के जाने माने उद्योगपति और जमीनी लेवल से जब नोएडा का जन्म हुआ तब से नोएडा की यादों को आपके साथ शेयर करने वाले डॉक्टर विनय भास्कर जी। आपको उनकी ये यादें कैसी लगी आप हमें जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ आपको जोड़ते रहेंगे लगातार। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।